मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 2 में सहकारी संगठन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे। अभी तक हम 3 बिजनेस पढ़ चुके हैं, सोल ट्रेड यानी एकाकी व्यापार, फिर पार्टनरशिप, उसके बाद हमने पढ़ी थी आपके संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इसके बाद आज फोर्थ आपके जो बिजनेस है वो है सहकारी संगठन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका मीनिंग क्या है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है यानी सहकारी संगठन का मतलब है सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है, यानी स्वैच्छिक का मतलब है अपनी इच्छा से जो सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं। यानी जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है या सहकारी समितियां बनी हुई हैं वो अपने जो भी मेंबर्स उसके हैं उन मेंबर्स का मतलब मेंबर्स का भला करने के लिए यानी उनकी हेल्प करने के लिए ये समितियां बनाई गई हैं। इस समिति का जो रजिस्ट्रेशन है यानी पंजीकरण है वो सहकारी समिति अधिनियम 1912 के आधार पर किया जाता है और इसमें सहकारी समिति का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य है। अभी तक हमने जो 3 बिजनेस पढ़े थे उनमें कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें जो सहकारी समिति अधिनियम 1912 है उसके आधार पर इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया सरल है, आसानी से कोई भी इसके गठन के लिए कम से कम जो 10 लोग हैं यानी बालिग का मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर के कम से कम 10 लोग मिलकर के 10 सदस्य मिलकर के इस समिति का गठन कर सकते हैं। इसकी जो कैपिटल होती है यानी जो पूंजी होती है, जो पैसा एकत्रित किया जाता है वो सदस्यों के अंशों के निर्गमन से जुटाया जाता है। यानी समिति शेयर निर्गमित करती है और शेयर निर्गमित करने के बाद उन शेयर्स को जो समिति के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में जारी कर दिया जाता है और जो पैसा है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। तथा समिति पंजीकरण के बाद जब समिति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो एक स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व हो जाता है उसका, यानी समिति सदस्यों के मालिकों के नाम से नहीं जानी जाती बल्कि वो अपने नाम से जानी जाती है। अगर इसका हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है अपने सरस डेयरी जो हमारे दूध सप्लाई करती है, वो भी एक सहकारी समिति है। अब इसकी अगर हम लक्षण देखें यानी विशेषताएं देखें तो सबसे पहले है ये स्वैच्छिक सदस्यता है, यानी इस सहकारी समिति में कोई भी मेंबर अपनी इच्छा से सदस्य बन सकता है और अपनी इच्छा से सदस्यता को छोड़ भी सकता है। इसके बाद वैधानिक स्थिति। वैधानिक स्थिति क्या है कि सहकारी समिति बिजनेस जो है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कोई भी सहकारी समिति बिना रजिस्ट्रेशन के कार्य नहीं कर सकती और वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो अधिनियम बना हुआ है वो है सहकारी समिति अधिनियम 1912। इसके बाद है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व पहले भी मैंने आपको बता दिया है। सीमित दायित्व का मतलब है कि जो सदस्य बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं अगर इनकेस बिजनेस चलता नहीं है तो केवल वही पैसा डूबेगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेफ रहेगी। तो जो दायित्व होता है इनका वो सीमित होता है, यानी वो केवल व्यवसाय की संपत्ति तक ही सीमित होता है। उसके बाद नियंत्रण, जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं का होता है और फिर क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है तो सरकार का भी नियंत्रण होता है। इसके बाद सेवा भावना। ये जो सहकारी समितियों का निर्माण किया जाता है ये सहकारी समितियां सेवा भावना को ज़्यादा जोर देती हैं लाभ कमाने के बजाय। इसके बाद इसमें जो गुण हैं वो नंबर 1 है बोर्ड की समानता। इसमें जो भी प्रबंध करने वाले सदस्य होते हैं वो जो इसके मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से प्रबंध करने वाले लोग चुने जाते हैं। जैसे अगर कहें हम एक सहकारी समिति में 100 मेंबर हैं तो 100 में से 10 मेंबर जो समिति का कार्य करेंगे वो चुने हुए सदस्य होते हैं। वो वोटिंग के आधार पर 100 के 100 सदस्य जो हैं वोट डालते हैं और वोटिंग के आधार पर उन सदस्यों को चुना जाता है। इसके बाद है सीमित दायित्व। ये इसका गुण भी है और ये इसका लक्षण भी है क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सेफ है। इसके बाद है स्थायित्व। सहकारी समितियां अपने नाम से चलती हैं, इसमें कोई भी मालिक जो है वो जो शेयर होल्डर है वो आ भी सकता है, छोड़ के जा भी सकता है, तो सहकारी समिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसमें स्थायित्व पाया जाता है। मितव्ययी प्रचालन। मितव्ययी प्रचालन का मतलब है कि सहकारी समितियों को चलाने के लिए किसी बाहर से किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि जो सदस्य मेंबर्स होते हैं वो ही इसका संचालन करते हैं। इसलिए जो संचालन करने के लिए कोई सैलरी वगैरह देने की इनमें आवश्यकता नहीं होती। सरकारी सहायता। सहकारी समितियों को जो सरकार होती है वो भी अनेक प्रकार की छूट और सब्सिडी प्रदान करती है, इसलिए सरकारी सहायता भी इसमें प्रदान होती है।
सरल स्थापना इसलिए है कि इनमें कोई भी 10 मेंबर मिलकर के और कभी भी सहकारी समिति का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, जैसे सरस डेयरी है, आपके अमूल दूध डेयरी है, आपके लिज्जत पापड़ वगैरह है, ये सारे के सारे जो हैं ये सहकारी समितियों के रूप में संचालित हो रहे हैं। इसके बाद है सीमाएं। सीमा में मतलब जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो है सीमित संसाधन। अब क्योंकि सहकारी समितियां जो होती हैं वो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, यानी गरीब तबके के लोग होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, तो इनके पास जो शेयर्स के माध्यम से पैसा आता है वो बहुत ही सीमित होता है और बहुत बड़े अमाउंट के रूप में ये या बड़े बिजनेस के रूप में ये उस बिजनेस को नहीं चला सकते, इसलिए इसमें सीमित संसाधन पाया जाता है। अक्षम प्रबंध का मतलब ये है कि अगर इसकी तुलना हम कंपनियों से करें तो कंपनियों में प्रबंध करने के लिए जो प्रबंधक होते हैं वो बाकायदा आपके बड़ी बड़ी सैलरीज देकर के लगाए जाते हैं और वो मैनेजमेंट किए हुए लोग होते हैं, जबकि इसमें जो प्रबंध करने वाले लोग हैं वो इसके मेंबर्स ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे मैनेजमेंट करने वाले लोग हों। इसके बाद गोपनीयता की कमी इसलिए कि जितने भी मेंबर हैं इसके अकाउंट्स के बारे में, इसकी चीज़ों के बारे में सबको पता होता है और इसके जो खाते होते हैं वो सरकार को देने भी पड़ते हैं साल के अंत में, तो इनमें गोपनीयता नहीं पाई जाती कि जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचती हैं। इसके बाद सरकारी नियंत्रण, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन होने के कारण गवर्नमेंट इनको अनेक प्रकार की छूट दे रही है, तो छूट के बाद गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर कंट्रोल भी करती है। इसके बाद है विचारों में भिन्नता। बिजनेस में जितने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उतना ही ज़्यादा उनमें आपस में टकराव होता है, तो जितने ज़्यादा, क्योंकि मिनिमम जो मेंबर हैं वो 10 हैं, 10 से ज़्यादा ही मेंबर्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं उनके सबके अलग अलग विचार होते हैं और विचारों में भिन्नता पाई जाती है। तो ये हमारी जो बिजनेस था, इसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी संगठन का अर्थ पढ़ा, मीनिंग, उसके बाद हमने इसके लक्षण पढ़े यानी क्या विशेषताएं इसमें पाई जाएंगी, फिर इसमें मेरिट्स यानी गुण क्या क्या होंगे, और उसके बाद लिमिटेशन यानी उसकी सीमाएं क्या होंगी। इसके आगे का टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।